गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कल आपने आईएफआरएस के बारे में पढ़ा, उसके बाद से कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जो आईएफआरएस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो हम जिसमें ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो चीज़। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब अगर हमारे ज़्यादा बिजनेस हैं तो कंबाइंड उनका कितना इनकम अर्न हो रहा है उससे रिलेटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, शेयर की वैल्यू में क्या चेंजेस आए उनके लिए, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। चेंज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आप 12th में पढ़ेंगे। और नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ये भी आप 12th का ही पार्ट है। अब आता है कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं आईएफआरएस के, यानी आईएफआरएस को यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट होते हैं। तो आप ये जानते हैं कि आज का टाइम जो है वो इंटरनेशनल बिज़नेस का है। हमारा बिज़नेस एक्सपेंड होकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। हम एक कंट्री तक लिमिटेड ना होकर कई कंट्री में हमारे बिज़नेस को स्प्रेड करते हैं। तो ये उन लोगों को भी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है जो इंटरनेशनल बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिनका वर्ल्ड वाइड बिज़नेस इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ पर ऐसे बिज़नेस के इन्वेस्टर्स को और लेंडर्स को, यानी जो लोन लेने वाली एजेंसीज़ हैं, उनको ये हेल्प करता है। एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं जो ये लोग चाहते हैं, इन्वेस्टर्स और लेंडर्स। आईएफआरएस की इसके थ्रू बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होते हैं, यानी हर जगह उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, क्रेडिटेबिलिटी, मतलब उन पे बिलीव किया जाता है। मोस्टली मैंने बताया कि दो लोगों को बेनिफिट मिलता है। एक तो इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ये मिलता है कि एक तो ये अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन को डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें कितना अमाउंट ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जो इंटरनेशनल लेवल पर अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा वो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ज़्यादा क्लियर आइडिया लगा सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ले सकते हैं आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प से। दूसरा है रेजिंग लोन। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप फॉरेन बैंक से भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप क्रेडिट लेने के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग रिकॉर्ड आईएफआरएस के ऊपर बेस्ड होंगे तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, वो आपको चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन सेंशन कर सकते हैं। वो आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको एवेल्युएट कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि आपको लोन देना है या नहीं देना। अगर आप आईएफआरएस के बेस अकाउंटिंग में फॉलो नहीं करते हैं तो आपको फॉरेन कंट्रीज से क्रेडिट मिलना टिपिकल हो जाएगा। और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को भी हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर आप आईएफआरएस की नॉलेज रखते हैं तो आप ग्लोबली कहीं भी अकाउंटिंग की फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कहीं भी आप या किसी भी कंट्री में आप अकाउंटिंग की जॉब को या उस प्रोफेशन को फॉलो कर पाएंगे। अब आता है कि आईएफआरएस और एएस में डिफरेंस क्या है। एएस जो आपने इससे लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखे थे उसमें, कि आईएफआरएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनमें डिफरेंस क्या है। पहला है कि आईएफआरएस जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड है। और गाप यानी एएस जो है वो रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी ये रूल के ऊपर बेस्ड होते हैं, जबकि आईएफआरएस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं। दूसरा है कि आईएफआरएस में बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा, आप बैलेंस शीट कैसे भी बना सकते हैं। जबकि जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसमें आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ इनकम का एक क्लियर फॉर्मेट दे रखा है, उसी फॉर्मेट में ये प्रिपेयर करना होता है। मतलब आईएफआरएस में कोई क्लियर फॉर्मेटिंग है नहीं, जबकि एएस में क्लियर फॉर्मेटिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। थर्ड है आईएफआरएस फेयर वैल्यू कंसेप्ट में डील करते हैं, जबकि एएस जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट में डील करते हैं। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस और एक्चुअल प्राइस जो दोनों में फेयर होगी, जबकि एएस में सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही लिया जाता है। अब इसके अलावा कई चीज़ों को लेकर भी आईएफआरएस और एएस में डिफरेंसेस हैं। टेंजिबल असेट्स को लेकर डिफरेंस है, प्रायर पीरियड को लेकर डिफरेंसेस हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को लेकर हैं। ये सारी चीज़ें हैं, जब आप इनको डिटेल में फर्दर स्टडीज़ में पढ़ेंगे तब आप इसको ज़्यादा क्लियर आइडिया ले पाएंगे। अब है इंडिया में आईएफआरएस का यूज़ क्या है, या आईएफआरएस को लेकर इंडिया में क्या चीज़ें हैं। जो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने आईएएससी बोर्ड को ज्वाइन किया था 1993 में, तो उस समय इंडिया में 32 एएस फॉलो किए जाते थे, जिसमें से 1 to 7 जो थे वो ऑप्शनल थे और 9 to 29 मैंडेटरी नेचर के थे। लेकिन इंडियन नेशनल एडवाइजरी कमेटी ने ये एडवाइस किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को कि
यहाँ के जो एएस हैं उनको आईएफआरएस के इक्विवेलेंट लेकर आया जाए, यानी वो चीज़ों में जो डिफरेंसेस हैं दोनों में उनको दूर किया जाए और दोनों को इक्वल बनाए। तो इसके लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और उसके अकॉर्डिंग जो एएस थे उन्हीं को कन्वर्ट किया गया इंडियन एएस में, जिससे हम आज जो पहले एएस थे वो अब आईएएस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जाने जाते हैं। आज के डेट में ये 41 के अराउंड हैं जो एएस को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है। आपको नीचे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। मोस्टली सारे आईएएस वही हैं जो आपने पिछले एएस और आईएफआरएस में पढ़े हैं, तो इनको मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा नहीं। जैसे इंडियन एएस 1 है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर है, 2 इन्वेंट्री स्टेटमेंट कैश फ्लो, यानी ये वो वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अब तक आईएफआरएस और एएस में पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये आप अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये केवल आपको बताने के लिए है कि कौन सा एएस या कौन सा इंडियन एएस किस चीज़ से रिलेटेड है। अदरवाइज़ इसका आपके जो कैलकुलेटिव वर्क में है कोई ज़्यादा यूज़ आएगा नहीं। एक चीज़ और आप और देख लीजिए, ये 41 की लिस्ट आपको यहाँ पे दे ही दी है, मैंने बता दी। ये 3 चीज़ें आप देखिए जो यहाँ पे लास्ट में दे रखी हैं आपको, कि आईएफआरएस और इंडियन एएस ये किन के लिए कंपलसरी होते हैं। 2015 में गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन दिया और इन 3 लोगों के लिए कंपलसरी बनाया। ऐसी कंपनी जिनका एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें आईएफआरएस फॉलो करना या इंडियन एएस फॉलो करना कंपलसरी है। 17-18 वाले फाइनेंशियल ईयर में ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड या रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं और उनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का है, तो उनके लिए आईएफआरएस या इंडियन एएस फॉलो करना कंपलसरी है। और 2018-19 में सभी बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या इससे ज़्यादा है उनके लिए इन इंडियन एएस और आईएफआरएस को फॉलो करना कंपलसरी बनाया गया है। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 3rd है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ के साथ पार्ट सी भी एंड ए बी सी तीनों को मैंने आपको बता दिया है।